तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको जो है हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, है ना। उपसहसंयोजक यौगिक। अब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है मिक्सचर यौगिक से। तो यौगिक में यहाँ पर जो अपन काम लेंगे वो होंगे योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक का मतलब है जो दो या दो से अधिक यौगिकों के, जैसे मान लो दो यौगिक को मिलाया, जैसे एक यौगिक ये मिलाया, दो यौगिकों से जो मिलता है उन्हें बोलते हैं योगात्मक यौगिक, जो योग से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो यौगिकों से मिलकर बने हुए तत्व दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है संकुल लवण। तो पहले अपन पढ़ते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण जो होता है वो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पोटास एलम K2SO4 और Al2SO4 ऑल थ्राइस, है ना, पॉइंट चॉइस H2O। ये याद रखना फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पोटास एलम, इसको जो है वो अपन फिटकरी भी बोलते हैं, ये कई बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? K2SO4 पॉइंट Al2SO4 होल थ्राइस पॉइंट 24 चॉइस H2O। दूसरा एग्जाम्पल है मोहर लवण। जो मोहर वगैरह होती है, जो सील वगैरह लगाते हैं, उसमें मोहर का काम, मोहर में काम आता है, इसलिए इसको मोहर लवण बोलते हैं। FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं सामान्य भाषा में। FeSO4 पॉइंट NH4 होल ट्वाइस SO4 0.6 H2O। ये फार्मूला भी याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब ये द्विक लवण क्या होते हैं? अब क्या होता है द्विक लवण में कि एक तो आपने ले लिया K2SO4 और दूसरा आपने क्या ले लिया, ये Al2SO4 होल थ्राइस। इन दोनों को किस में मिक्स किया है आपने? पानी में। तो आपका ये क्या बन गया? पोटास एलम। इस तरह से आपने क्या किया? द्विक लवण का मतलब हो गया कि आपने दो या दो से अधिक लवणों को क्या किया है? मिक्स किया है। तो मिक्स करने से आपको जो मिला है उसे द्विक लवण कहते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत होती है कि जब भी इन्हें विलयन में डाला जाता है तो ये अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का क्या दे देते हैं? टेस्ट दे देते हैं। कहने का मतलब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं जब भी इन्हें किसमें? पानी में डाला जाता है। तो जैसे ही आप इस फिटकरी को पानी में डालोगे तो इसमें से जो आयन है, जैसे ये पोटेशियम है, ये अलग देगा टेस्ट, ये सल्फेट है, ये अलग टेस्ट दे देगा, और क्या है? एल्यूमिनियम है, ये अपना अलग से टेस्ट दे देगा। तो कहने का मतलब है जितने भी आयन इसके अंदर होंगे वो सारे आयन क्या होंगे? अलग अलग होंगे, हो जाएंगे, और अपन को सभी का टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का मतलब है जब परीक्षण करते हैं अपन तो उनकी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई देगी, पोटेशियम की, सल्फेट की, एल्यूमिनियम की। जैसे मोहर लवण भी है तो इसी में Fe+2 का, SO4 - 2 का, अमोनिया का, इन सब का भी जो है वो टेस्ट आएगा। तो ये बात हुई द्विक लवण की। लेकिन संकुल लवण जो होते हैं उन्हें जो अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं, और ये उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जब विलयन में जाते हैं, जब ये कहाँ जाते हैं? जब अपन इसको पानी में डालते हैं तो ये अपने सभी आयनों का टेस्ट, मतलब जिनसे ये बने हुए होते हैं उनका टेस्ट नहीं देते। जैसे ये आयन बना हुआ है निकल से और क्लोरीन से, निकल +2 और क्लोरीन -, परंतु ये निकल का टेस्ट नहीं देता है। ये दो नए प्रकार के आयनों का टेस्ट देता है। एक आयन तो ये जो अपन ने ये जो कोष्टक के अंदर लिखा है NiNH3 6, एक आयन ये हो जाता है -+2, और दूसरा आयन जो अपन को मिलता है वो होता है ये दूसरा आयन जो होता है वो होता है Cl, ठीक है, माइनस का। तो इस तरह से ये दो आयन ये होते हैं। तो ये बिल्कुल नए आयन है, जबकि ये मिलकर किस किस से बना था? ये निकल आयन से मिलकर बना था, ठीक है। और
अमोनियम था और क्लोराइड था, और जब ये बना तो ये उन आयनों का न देकर नए प्रकार का आयन है, ये संकुल यौगिक हो गया और एक ही हो गया क्लोराइड। अब अपन बात करते हैं कि जो ये उपसंयोजक, अब जो चैप्टर है वो किस पर है इंडिपेंडेंट, उपसंयोजक यौगिकों पर। तो यहाँ पर शब्दावली प्रयुक्त होती है। तो आप देख रहे हो जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर देखो ज़रा, ये जो ब्रैकेट में है ये इसको बोलते हैं अपन उपसंयोजक मंडल या समन्वय मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसंयोजक मंडल या फिर समन्वय मंडल। इस ब्रैकेट में क्या है? M है, L है और क्या है? N है। और क्या हो, अब इसके अंदर क्या क्या होती है? एक होती है केंद्रीय धातु, एक धातु होती है जिसे केंद्रीय धातु बोलते हैं। फिर जो L लिखा हुआ है वो लिगेंड को दर्शा रहा है, N है लिगेंड की संख्या, प्लस X है इस पूरे संकुल पर जो है कौन सा आवेश होता है, और I यहाँ पर काउंटर आयन है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो धनात्मक होता है उसे अपन जो है वो पहले लिखते हैं, धनात्मक को क्या लिखते हैं? को लिखते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये धनात्मक है पहले लिख दिया, फिर क्या इसको लिखेंगे ऋणात्मक को। तो कहने का मतलब है कुल मिला के ये उदासीन होना चाहिए। अब अपन बात करते, हो सकता है कि जो काउंटर आयन है वो जो है कैसा हो? धनात्मक हो। तो इसको भी लिखा अपन ने पहले I प्लस एक्स, और ये क्या हो गया? ये हो गया धनात्मक, यहाँ पर वो सेम है, और यहाँ पर माइनस वाई। ये हो गया आयनिक मंडल या प्राथमिक संयोजकता। तो ये जो बाहर होता है इसे आयनिक मंडल या प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं, जो वर्नर सिद्धांत अपन बाद में पढ़ेंगे उससे। और जो ये कोष्टक में होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल या उपसंयोजक मंडल। उसके बाद अगर अपन और थोड़ा खोल के लिखे तो ये जो भाग होता है जो बाहर, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, ये आयनीकृत होने वाला भाग है। और ये जो भाग है, ये जो कोष्टक में था, इसको पूरा खोल के लिखा तो आपने देखा ये बीच में जो पाई जाती है उसे अपन केंद्रीय धातु बोलेंगे। और इससे ये कौन जुड़े हुए? लिगेंड। चूँकि मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगाया, इसका मतलब है धातु को ये लिगेंड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए तीर का निशान इस तरह से लगाए। तो माना कि 4 लिगेंड लिख गए, मान लो 10 भी हो सकते हैं, माइनस वाई का मतलब इस पर आवेश होगा। तो जितने ये लिगेंड बंध बनाएंगे, या ये इन बंधों को क्या नाम दिया? जब दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है धातु को तो इस बंध को कहते हैं उपसंयोजक बंध। तो लिगेंड द्वारा जितने उपसंयोजक बंध बनाए जाते हैं उसे समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ये कितनी होती है? जैसे इस केस में आप देखोगे 1 ये है, 2 है, और ये कितनी है? 3 है, और ये कितनी है? 4 है। तो ये कितनी हो गई? 4 है उपसंयोजक संख्या। तो उपसंयोजक बंध क्या होता है? उपसंयोजक बंध क्या होता है? ये लिगेंड जब मेटल को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। और ये आगे वाला भाग क्या होता है? आयनीकृत, मतलब यहाँ जितने भी आयन है वो अपने अपने टूटेंगे, और जब इसको पानी में पूरे को डालेंगे तो सिर्फ ये आयन अलग होगा और ये आयन अलग होगा। अब आप देखोगे कि ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है कौन? लिगेंड। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला है कौन? केंद्रीय धातु। तो इसको ग्राही परमाणु कहते हैं और इसको दाता परमाणु कहते हैं। तो कुल मिला के समन्वय मंडल के अंदर क्या होता है? केंद्रीय धातु प्लस लिगेंड। ये केंद्रीय धातु और ये क्या होते हैं? लिगेंड। ये सब किस में होते हैं? समन्वय मंडल के अंदर होते हैं। अब अपन बात करते हैं जो समन्वय मंडल होता है उसकी कुछ न कुछ क्या होती है? आकृति होती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं समन्वय बहुफलक। मतलब ये कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु के चारों ओर जो लिगेंड होते हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो देखिए, अगर संकरण कैसा है? sp संकरण। sp संकरण का मतलब है एक s कक्षक और एक जो है वो p कक्षक मिलकर संकरण बनाते हैं, जिसको sp संकरण के कक्षक नए कक्षक बनते हैं। चूंकि 2 कक्षक मिलकर बने हैं तो 2 नए कक्षक बनते हैं। तो 2 नए कक्षक क्या करते हैं? केंद्रीय धातु है ये, इससे मिलते हैं। तो एक कक्षक हो गया ये और एक कक्षक हो गया ये भी sp कक्षक होगा और ये भी कैसा कक्षक होगा? sp। तो चूंकि s और p मिलकर बने हैं, 2 कक्षक मिले हैं, तो बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? 2 कक्षक। ये भी sp और ये भी क्या हो गया? sp। तो ये इसकी आकृति कैसी होगी? रैखिक होगी। तो आप देख रहे हो m के दोनों तरफ l है, तो ये कैसी आकृति होगी? एकदम रैखिक, सीधी रेखा में।
अब अगर sp2 संकरण की बात करें तो एक तो हो गया s कक्षक और दो हो गए अपने p कक्षक, तो कुल कक्षक हो गए 3। तो इससे बंध भी कितने बनेंगे 3। तो आप देखो ये धातु, ये एक बंध और ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों बंध जो है वो बराबर दूरी पर होंगे और हर किसी के बीच में 120 डिग्री का कोण होगा। इसको अपन बोलते हैं समतल त्रिकोणीय। इस तरह से मतलब ये समतल में है और तिकोना है। आप देखो जैसे त्रिभुज बन जाते हैं ना, वैसे अगर अपन यूं बनाए और ये, तो ये कैसी आकृति है, समतल त्रिकोणीय। तीसरा है sp3 संकरण। sp3 संकरण में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, एक s कक्षक है और 3 क्या है, p कक्षक है। तो कुल कितने बनेंगे, 4 बंध बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। तो इसमें क्या होता है कि एक तो होता है m, मतलब अब 4 बंध बनेंगे। लिगेंड कितने बंध बनाएंगे, 4। एक ये, एक थोड़ा सा इसको छोटा बनाना है और इस तरह से, ये इस तरह से चतुष्फल की, ये जो है आपके सामने की तरफ है, ये थोड़ा पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, एक जस्ट लाइक पिरामिड। आप देखो पिरामिड की तरह एक शेप जो है वो बनेगा, ठीक है ना, ये इससे जुड़ेगा। दिखा नहीं सकते 3D में, तो इसको बोलते हैं चतुष्फल। क्या बोलते हैं, चतुष्फल की। इससे जुड़ा होगा, ये इससे, और ये सब आपस में जुड़े हुए होंगे। तो 4 लिगेंड जो है वो किस तरह से जुड़े हुए होंगे, चतुष्फलक के रूप में। फिर आता है DSP2। ये DSP2 का मतलब है एक D कक्षक, एक S कक्षक और 2 P कक्षक। तो कुल कक्षक हो गए 4। तो बंध भी कितने बनेंगे, यहाँ पर भी 4 बनेंगे, परंतु यहाँ पर कैसी आकृति होगी, वर्ग समतलीय। मतलब ये इस तरह से 4 बंध बने, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, लिगेंड यहाँ और लिगेंड यहाँ। तो आप देखो वर्गाकार आकृति में इस तरह से बन जाएगा समतल में। चूंकि सारे लिगेंड कहाँ हैं, समतल में, इसलिए इस आकृति को अपन क्या बोलेंगे, वर्ग समतलीय, है ना। अगर आप वापस से देखो तो ये मेटल है, ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड और ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से चारों लिगेंड एक वर्गाकार आकृति में हो जाएंगे। फिर अगला है sp3d। कितने कक्षक है, 5, है ना, 5 कक्षक यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आकृति, अगर sp3d संकरण है तो आकृति जो होगी इस तरह से, पहले तो 3 इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे जैसे कि sp2 में हुए थे, 1l 2l, और ये 3 है। तो ये तो हो गया त्रिभुज की तरह, और एक इसके ऊपर और एक आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड, क्योंकि एक त्रिभुज है, इसके ऊपर एक पिरामिड, ये ऊपर और एक नीचे, है ना। इस तरह से एक एल इधर है, एक एल इधर लगा हुआ है, एक एल इधर, इस तरह से होगा। तो ये इसको बोलते हैं त्रिकोणीय। त्रिकोणीय एक ऊपर पिरामिड बनेगा और एक नीचे, द्विपिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय क्या होता है, वर्गाकार पिरामिडीय का मतलब होता है कि एक तो बनेगा इस तरह से, वर्गाकार बन गया, सॉरी, ये जैसे देखो, ये मेटल लिया, ये मैंने 4 जोड़ दिए लिगेंड, सिंपल वर्क के रूप में जोड़े। अब मैंने क्या किया, एक लिगेंड लगा दिया ऊपर। 5 ये अपन बना सकते हैं, तो ये 5 मैंने 1 2 3 4 और 5 बना दिए। तो ये नीचे तो वर्गाकार, और जब ये इससे जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पिरामिड। तो इसको बोलते हैं वर्गाकार पिरामिड। फिर उसके बाद है संकरण। यदि sp3d2 हो या d2sp3 हो
तब जो यहाँ पर अपने संरचना आएगी उसको बोलते हैं अष्टफल की। तो इसमें क्या होता है, 4 लिगेंड तो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से, और जो एक लिगेंड होता है वो जुड़ा होता है इस तरह से ऊपर, और एक लिगेंड जुड़ा होता है नीचे। चूँकि यहाँ पर कुल कक्षक कितने हैं, 6, तो बंध भी कितने बनेंगे, 6। इस तरह से ये 6 बंध बनेंगे। अब ये सभी से अटैच होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, और ये इससे भी होगा, और इससे, इससे, इससे। इसको अच्छे से 3D में भी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अष्टफल की संरचना होती है। फिर ऐसे एक टर्म आती है होमोलेप्टिक संकुल। ऐसे संकुल जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो, जैसे इसमें आप देखो अमोनिया ही है, खाली अमोनिया ही है, 6 के 6 क्या है, अमोनिया है, लिगेंड है ये। तो ऐसे लिगेंडों को अपन क्या बोलते हैं, जिनमें एक प्रकार के लिगेंड उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। हेटेरोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, जब एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड हो। तो यहाँ देखो ये कोबाल्ट है, ये तो मेटल है, ये एक लिगेंड ये हो गया अमोनिया लिगेंड हो गया, है ना, एक हो गया क्लोराइड और एक हो गया NO2 लिगेंड। तो इस प्रकार से ये अलग अलग लिगेंड होते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के। तो इनको अपन हेटेरोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं।